स्वागत है आप सभी का पीएससी मेंस क्लास के अंदर। वेलकम टू माय क्लासेस इन पीसीएस मेंस। आपकी अगली वीडियो जो कि रेगुलर कंटिन्यू चल रही थी, उस वीडियो का आज आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अपन कल की वीडियो में देखा था, लूथर गुलिक के 10 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज की जो वीडियो उसके अंदर अपन को हेनरी फ्योल के 10 सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला सवाल, हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए वो 14 सिद्धांत कौन से थे जिनको प्रबंधक का सिद्धांत या फिर मैनेजमेंट का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो उन सिद्धांतों के बारे में आज अपन को इस सवाल के आंसर के रूप में हर एक सवाल का आंसर पढ़ना है। उन सारे 14 सिद्धांतों को अच्छे से देखना है, उनको समझना है कि हेनरी फ्योल उन सिद्धांतों के द्वारा क्या कहना चाहते थे अपनी किताब के अंदर। और उस किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम था औद्योगिक प्रबंधन। मतलब इन्हीं सिद्धांतों को, जो हेनरी फ्योल के द्वारा 14 सिद्धांत दिए गए थे, इन्हीं सिद्धांतों को मैनेजमेंट के सिद्धांत भी कहा जाता है। इसीलिए उन्होंने अपनी किताब के अंदर हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों को क्लब के अंदर औद्योगिक मैनेजमेंट या फिर औद्योगिक प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अपन औद्योगिक प्रबंधन के अंदर जो सबसे पहला सिद्धांत बताया गया था हेनरी फ्योल के द्वारा, वो पहला सिद्धांत का नाम था कार्यों का विभाजन। कार्य विभाजन, इसका मतलब यह है कि अपन जिस तरीके से लूथर गुलिक के अंदर भी अपन ने ये वाला पॉइंट देखा था, इसको मैं कार्य विभाजन भी कह सकता हूँ। इसे मैं श्रमिक विभाजन या फिर श्रम विभाजन भी कह सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? कार्यों को एक दूसरे के लिए बांट देना। लेकिन इसके अंदर हेनरी फ्योल का यह कहना था कि जो भी काम हम किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर निचले कर्मचारी को या फिर अधिकारी को जो भी काम दे रहे हैं, एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा या फिर किसी कंपनी के बॉस के द्वारा, उन कामों को वो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा दिया गया, जो भी काम दिया गया है निचले लेवल के अधिकारी को, वो अधिकारी उस काम को करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होना चाहिए। वो उस काम को करने में माहिर होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा निचले लेवल के जो भी अधिकारी है, वो उसको उस लेवल पर काम दे जिससे प्रशासनिक अधिकारी को ये लगने लगे कि ये वाला काम इस मानव के लिए या फिर इस अधिकारी के लिए एकदम परफेक्ट है और ये इस बैकग्राउंड से आता भी है और ये काम इसी के लिए बना है। ये सोचकर अगर वो काम उस बंदे को देगा जिसके लिए वो काम बना है, तो फिर होगा क्या? वो काम इतनी आसानी से और इतने सरल तरीके से हो जाएगा, जितना सरल तरीके से सोचने की गुंजाइश एक प्रशासनिक अधिकारी करता है। क्योंकि काम करने में उस बंदे को इंटरेस्ट आएगा और काम को करवाने में एक प्रशासनिक अधिकारी जिसके द्वारा ये काम उस बंदे तक पहुँचाया गया है, उसको भी इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि वो भी अपनी पूरी लगन के साथ काम करेगा, क्योंकि ये उसका फ़ेवरेट काम है और ये वाला बंदा भी उसे फ़ेवरेट काम मानकर ही अपना काम दे रहा है। ठीक है, चलते हैं अपन अगले सब पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट्स है प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। इसके अंदर हेनरी फ्योल का यह कहना था कि अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा निचले लेवल के अधिकारी के पास कुछ काम दिए करने के लिए, लेकिन उसको कामों के साथ-साथ कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी देनी चाहिए, कुछ पावर भी देनी चाहिए, जिन पावर का यूज़ करके वो उस काम को सही तरीके से कर सके। अगर उस काम के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो उन पावर का यूज़ करके अपने से बड़े लेवल के अधिकारी या फिर अपने से छोटे लेवल के अधिकारियों से भी उस काम को करने में अपना हाथ आगे बढ़ा सके। इस तरीके से अगर हम सामने वाले को सिर्फ़ काम, काम, काम देंगे, तो वो अपना काम उतने सही तरीके से नहीं कर सकता, जितना सही तरीके से वो काम के साथ अगर उसे कुछ ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी और कुछ अथॉरिटी मतलब कुछ अधिकार भी मिलेंगे, तो वो उस काम को सही तरीके से कर सकेगा और वो अपना इम्पोर्टेंस इस संगठन के अंदर ये भी समझेगा कि हाँ, मैं इसके लिए एक इम्पोर्टेंट किरदार निभाता हूँ। जो इस कंपनी को या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना है, उसको चलाने के लिए मेरा यहाँ होना ज़रूरी है और मेरे द्वारा ये काम इसके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं अपन अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट्स है पद सोपान। पद सोपान के अंदर क्या बोला गया हेनरी फ्योल के द्वारा? हेनरी फ्योल के द्वारा पद सोपान के अंदर ये वाली बात बोली गई थी कि पदों का क्रम के अनुसार विभाजन होना। जिस तरीके से एक निचले लेवल के अधिकारी का कॉन्टैक्ट हाई लेवल के अधिकारी के साथ होना चाहिए, उसी तरीके से हाई लेवल के अधिकारी का कॉन्टैक्ट भी निचले अधिकारी के साथ होना चाहिए। दोनों लोगों के बीच एक जैसा मतभेद होना चाहिए। दोनों लोगों के बीच में तालमेल होना चाहिए। कोई भी काम आने पर एक प्रशासनिक अधिकारी बड़े लेवल के अधिकारी तक जा सके और एक बड़ा अधिकारी भी वापस निचले लेवल के अधिकारी से आकर कभी सलाह माँग सके। जैसा कि अपन एक बार सोचते हैं, जिस तरीके से अपन सब या फिर हम लोगों ने गब्बर मूवी देखी थी।
गब्बर मूवी के अंदर क्या होता है, एक छोटा-सा कांस्टेबल गब्बर की पूरी हिस्ट्री खोल के रख देता है, जितना कि बड़े से बड़े अधिकारी भी उसके बारे में इतना नहीं जानते। यहाँ तक कि जब उसका एक बड़ा अधिकारी उसे बोलता है कि तुमने तो 50% केस सॉल्व ही कर दिया। तो उसी तरीके से हर एक इंसान के बीच में मतभेद होना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा निचले लेवल के अधिकारी को भी उसी नज़रों से देखा जाना चाहिए कि अगर इसको इस क्षेत्र से हटा दिया जाएगा तो शायद ये काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इससे प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा उसे सम्मान भी मिलेगा और वो भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए उत्तरदायी होगा और वो उसके लिए हमेशा सही तरीके से काम करने में जल्दी करेगा। चलते हैं अपन अगले पॉइंट्स की तरफ। अगले पॉइंट्स की तरफ है आदेश की एकता। यहाँ पे क्या होता है, एक बॉस ही होना चाहिए। जिस तरीके से हम बातें करें हेनरी फ्योल का इस बात को लेकर या फिर इस पॉइंट्स को लेकर क्या कहना था, तो उनका ये कहना था कि अगर किसी कंपनी के अंदर एक बॉस होगा और उस बॉस का जो भी मकसद होगा, जो मेन ड्रीम होगा, वो ड्रीम सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही उद्देश्य को प्राप्त करना होगा। तो उसके द्वारा जितनी भी डायरेक्शन दी जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दी जाएंगी। और वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा ही तो आदेश दिया जा रहा है। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जाएगा तो बाकी के जितने भी लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की बातों को फॉलो करेंगे। उनके दिमाग में कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा कि ऐसा नहीं सोचेंगे वो कि भाई हमें इसकी बात भी माननी है, हमें उसकी बात भी माननी है, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया डिसीज़न हमेशा रंग लाता है अपनी मेहनत के अंदर, क्योंकि वो एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और सही दिशा में काम कराने के लिए डिसीज़न लेता है। इस तरीके से अपन इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा डिसीजन प्रधानमंत्री का माना जाता है। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने किसी को भी कोई भी डिसीजन दिया, उसका मानना हर एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए होता है। उसी तरीके से हर प्रशासनिक अधिकारी का भी मेन मोटिव जन कल्याण को आगे बढ़ाना ही होता है। चलते हैं अपन अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट है निर्देशन की एकता। निर्देशन की एकता के अंदर हेनरी फ्योल का ये कहना था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद की प्राप्ति के लिए पूरा काम होना चाहिए। मतलब निर्देशन या फिर रास्ता सिर्फ एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक काम को करने के लिए 3-4 संगठन बनाए जाएँ। जितने भी संगठन बनाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए काम करें, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करें। अलग-अलग मकसद को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे तो समय की बर्बादी सबसे ज़्यादा हमें नज़र आएगी और कोई भी काम उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा जितनी आसानी से सब लोग मिल-जुल कर एक ही काम को आसानी से कर सकेंगे। चलते हैं अपन हेनरी फेल के द्वारा दिए गए अगले पॉइंट्स की तरफ, उसका नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस निभाता है। तो फिर इस पॉइंट्स को हेनरी फ्योल कैसे क्विट कर सकते थे। तो उन्होंने भी अपने 14 सिद्धांतों के अंदर डिसिप्लिन शब्द को अहम किरदार के रूप में निभाया और उन्होंने बोला कि हर एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर या चाहे वो कोई भी निजी व्यक्ति क्यों ना हो या फिर कोई भी निचले लेवल का एक आम कर्मचारी ही क्यों ना हो, डिसिप्लिन सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। बिना डिसिप्लिन के कोई भी काम सही तरीके से होना लागू हो ही नहीं सकता, हो ही ना। कोई भी काम इतनी आसानी से हो ही नहीं सकता जितनी आसानी से वो डिसिप्लिन के साथ हो सकता है, क्योंकि डिसिप्लिन एक इंसान को सही रास्ता और सही समय पर काम कराने का तरीका भी बताता है। इसलिए डिसिप्लिन का होना हेनरी फैल के सिद्धांतों के अंदर एक बहुत बड़ी बात को बयां करता है। चलते हैं अपन अगले हेनरी फैल के सवाल की तरफ। अगला जो पॉइंट है उनका कहना है सुव्यवस्था। जिस तरीके से कोई भी काम जिस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए वो व्यक्ति उस काम को करने में पूरी तरीके से व्यस्त हो, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बोली गई है हेनरी फ्योल के द्वारा कि वो उस काम को इतने प्यारे और इतने लगन के साथ करे कि वो काम जब तक हो ना जाए तब तक वो छूट ना सके। पहला सुव्यवस्था का मतलब तो यहाँ पर इतना ही है, मतलब हर एक काम को उस अधिकारी के द्वारा जो व्यक्ति उस काम को करने में माहिर है उसके हाथों में देना, सुव्यवस्थित करना, मतलब व्यवस्था बनाकर रखना। जिस तरीके से मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको समझाऊँ कि जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय की बातें करते हैं, रक्षा मंत्रालय को सँभालने के लिए अगर गृह मंत्री को लगता है या फिर प्रधानमंत्री को लगता है कि राजनाथ सिंह एकदम परफ़ेक्ट वो बंदा है या फिर परफ़ेक्ट वो मंत्री जी हैं जो रक्षा मंत्रालय को आराम से सँभाल सकते हैं।
तो ये वाला काम उनके हाथों में देना चाहिए। जैसे कि गृह मंत्री को लगता है या फिर गृह मंत्री के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह वो गृह मंत्री का पद आराम से और बड़े ही आसानी से संभाल सकते हैं और वो उसके लिए बिल्कुल हैं उस काम को करने के लिए। तो फिर इसी तरीके से हमें प्रधानमंत्री के द्वारा हर एक काम का पालन करना चाहिए और उसी के लिए जो भी काम प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है वो करना पड़ेगा। और क्या करने वाली बात है, हर एक इंसान का ये मोटिव होना चाहिए कि मुझे जो काम दिया गया है क्या मैं उसे सही तरीके से कर रहा हूँ या फिर उसे सही रास्ते पे ले जाने के लिए हर दिन प्रयास कर रहा हूँ या नहीं। और हर एक निचले लेवल के अधिकारी को अपना 100% उस काम में देना चाहिए। चलते हैं अपन अगले पॉइंट्स की तरफ जो हेनरी फेल के द्वारा दिया गया था। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इस पॉइंट्स के मतलब को समझने के लिए थोड़ा सा अपन निचले लेवल के मतलब लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ चलते हैं। वहाँ पर अपन चलते हैं कहाँ, पंचायतों वाले इलाके में। पंचायतों की तरफ जिस तरीके से हम आएंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी तो होता नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सरपंच जब डिसीजन देता है तो वो ये बात को अपने ज़हन में रखता है, अपने दिमाग में वो इस बात का ख़्याल ज़रूर रखता है कि मेरे द्वारा डिसीज़न जो दिया जाएगा, वो उतना सही नहीं माना जाएगा जितना सही मेरे साथ 5 लोग मिलके दें। मतलब ये है कि जहाँ जनतंत्र या फिर मतभेद या फिर बहुमत सबसे ज़्यादा हो, वो डिसीज़न को यहाँ पर महत्वता दी गई है। इस तरीके से मैं बातें करूँ कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर कोई भी कानून है या फिर ले लेते हैं अपन एग्जांपल के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को। जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को इंडिया में लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरे साथ के 5 बंदे चाहते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात जिनकी मानी जाएगी वो उन 5 बंदों की मानी जाएगी, क्योंकि उनके सामने मेरा बहुमत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बहुमत को दी गई है। चलते हैं अपन अगले पॉइंट्स की तरफ जो कि हेनरी फेल के द्वारा बताया गया था। सहयोगिता की भावना। मतलब यहाँ पर इतना कहना है कि हर एक निचले लेवल का अधिकारी हो या फिर हाई लेवल का अधिकारी हो, वो एक दूसरे के लिए सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहे। एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे आए और सामने वाले के पास कोई गलती अगर हो जाए तो उसे सुधारने में भी उसका हाथ बढ़ाए। चलते हैं अपन अगले पॉइंट्स की तरफ। पारिश्रमिक। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेनरी फेल ने इतना बताया गया है कि जो काम जिस व्यक्ति को दिया गया है वो उसे पूरी लगन के साथ काम करे। और लगन के साथ काम करने के साथ-साथ वो उसके अंदर ये भी देखे कि अगर इस काम को मैं नहीं करूँगा तो मेरे से बेहतर कोई और भी नहीं कर सकता। गलती होने का कोई भी चांस वो इस काम के अंदर बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और हर एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जितने निचले लेवल के जितने भी अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। चलते हैं अपन अगले पॉइंट्स की तरफ। अगले पॉइंट्स का नाम है पहल क्षमता, मतलब मोटिवेशन से है। अगर किसी निचले लेवल के अधिकारी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो फिर एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसे मोटिवेट करे और उसे अच्छी एडवाइस दे और उसे सम्मानित भी करे, जिससे उसका मनोबल और ज़्यादा बढ़ता जाए और वो उसको काम को करने में और ज़्यादा मेहनत करे। ऐसा नहीं है कि अगर उसने कुछ गलती कर दी तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उसकी द्वारा की गई गलती को माफ़ किया जाए, उसे समझाया जाए, उसे अच्छे से सिखाया भी जाए। चलते हैं अपन अगले पॉइंट्स की तरफ। अगले पॉइंट्स का कहना है समता, मतलब यहाँ पर ये है कि प्रशासनिक अधिकारी की निगाहों में चाहे वो अमीर वर्ग का बंदा हो या फिर गरीब वर्ग का हो, सब एक दूसरे की निगाहों में सब एक समान नज़र आने चाहिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अपन ये भी सोचते हैं, किसी बंदे को टाइपिंग करने के 100 रुपए मिलते हैं, लेकिन वहीं दूसरा बंदा भी टाइपिंग करता है तो उसे 200 रुपए मिलते हैं। ये भेदभाव किसी भी कंपनी के अंदर या फिर किसी भी मैनेजमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसी बात हेनरी फ्योल बोलते हैं। हेनरी फ्योल का कहना है कि जहाँ मतभेद होने लगेगा, जहाँ भेदभाव होने लगेगा, वहाँ काम उतनी आसानी के साथ नहीं होगा। लोग लगन के साथ काम करना ही बंद कर देंगे। इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा बल समता पर दिया है। इन 14 सिद्धांतों के अंदर सबसे ज़्यादा बल अगर मैं बोलूँ किसको दिया है, तो समानता को उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है, क्योंकि जहाँ भेदभाव होने लगेगा वहाँ कंपनी नीचे चली जाएगी और वो काम करने में असमर्थ रहेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक अधिकारी एक दूसरे अधिकारी से जलने लगेगा या फिर वो काम करने से पहले उसके बारे में सोचा गया, मैं इस काम को करता हूँ तो मुझे इतनी सैलरी मिलती है, वो इस काम को करता है तो मुझे उसे इतनी मिलती है, तो फिर मेरे से अच्छा वही करे ना, मैं क्यों करूँ? और मैं करूँगा भी तो काम को बिगाड़ भी सकता हूँ।
काम बिगड़ता चला जाएगा बहुत ज़्यादा, और शायद जो काम हमें 5 दिन में कंप्लीट करके देना है, वो काम हम 10 दिन में भी कंप्लीट करके नहीं दे सकते। इसलिए हेनरी फ़ोर्ड ने ये वाली बात बोली थी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि किसी भी कंपनी के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर या फिर किसी भी समूह के अंदर समानता होना ज़रूरी है। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा या फिर कोई भी निचले लेवल का अधिकारी या फिर कोई भी निजी कंपनी का अधिकारी ऐसा ख्याल अपने ज़हन में कभी ना लाए कि मैं कभी भी किसी भी कंपनी से या फिर इस कंपनी से कभी भी मुझे निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर वो ऐसा काम करने लग गया, तो वो दिमाग उसका जिस रास्ते पे काम करेगा, वो रास्ता काम का नहीं होगा। वो रास्ता होगा कि मुझे क्या पता कब निकाल दें। अगर मैं कोई गलती भी कर दूँगा, अगर मेरे द्वारा कोई काम गलत भी हो गया, तो हो सकता है ये मुझे निकाल दें कंपनी से। लेकिन इस बात की स्थिरता लेने के लिए भी ज़िम्मेदार बताया गया है कंपनी को। हेनरी फेल का ये कहना था कि एक कंपनी के द्वारा या फिर किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा कर्मचारियों के कार्यकाल को स्थिर रखा होना चाहिए। उनको समय सीमा बता देनी चाहिए कि तुम्हें इतने साल से पहले कोई नहीं निकाल सकता। इससे होगा क्या? इससे 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 उनके अंदर से जो कंपनी से निकलने का या फिर निकाले जाने का जो डर है, वो ख़त्म हो जाएगा और वो अपना काम सही तरीके से करेंगे, वो भी निडर होकर। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हुए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है। इसके अंदर हेनरी फेल का कहना था कि जो भी काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ केंद्र के लेवल पर होना चाहिए या फिर विकेंद्रीकरण के लेवल पर होना चाहिए। या तो फिर डिसीज़न कोई एक बंदा दे, और अगर वो एक बंदा डिसीज़न देगा तो काम सही रास्ते से हो पाएगा। विकेंद्रीकरण पर अगर वो बंदा काम करेगा तो शायद तो काम इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा जितनी जल्दी लोग चाहते हैं। इसीलिए हेनरी फ़ोर्ड का ये कहना था कि अगर एक डिसीजन चलेगा, वो भी केंद्र के द्वारा या फिर किसी एक बॉस के द्वारा दिया गया डिसीजन केंद्र के रूप में काम करेगा और वो केंद्रीकरण की भावना को आगे प्रेरित करेगा। वहीं अगर हम बातें करें विकेंद्रीकरण की, तो अगर ऐसी भावना हमारे अंदर आती है विकेंद्रीकरण की, तो शायद वो काम उतनी आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि विकेंद्रीकरण में क्या होता है, हर एक इंसान को डिसीजन दे सकता है। कोई भी निचले लेवल का अधिकारी भी ऊपर वाले बंदे को या फिर ऊपर वाले अधिकारी को भी एडवाइस दे सकता है या फिर उसे भी डिसीजन दे सकता है कि तुम्हें ये वाला काम करना है। लेकिन अगर सब लोग डिसीजन देने पर ही आ जाएंगे तो काम कौन करेगा? इसीलिए हेनरी फैल का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक बॉस होना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर। निजी कंपनी की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉस, अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी की बातें हो रही है तो वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिकारी ऐसा होना चाहिए जिसके हाथों में पूरी पावर होनी चाहिए। कुछ पावर निचले लेवल के अधिकारियों में भी होनी चाहिए, लेकिन वो किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, ना कि उनका गलत इस्तेमाल करने के लिए। अगर यहाँ विकेंद्रीकरण का मैं अगर मैं विकेंद्रीकरण को इम्पोर्टेंस दे देता हूँ, तो हो सकता है कोई काम गलत भी हो जाए। प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई भी निजी अधिकारी उन सारी पावर्स का गलत यूज़ करे। हो सकता है वो काम करने की जगह किसी और जगह उन पावर का यूज़ करे, तो वो गलत भी काम कर सकता है। तो आज की अपनी वीडियो जो थी वो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। और हेनरी फ्योल के द्वारा जो भी सिद्धांत बताए गए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ तक ही थे। जो 14 सिद्धांत हैं हेनरी फ्योल के, वो यहाँ ख़त्म होते हैं। उसके बाद अपन बातें करेंगे कल, तो कल की वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे जिसके अंदर अपन लिंडन और विक के सिद्धांतों के बारे में बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।